दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से जज्बातों के जहां वेद जावेद अख्तर। आपको पता है कि इस चैनल पर मिलती हैं आपको जज्बाती कहानी, जिसमें रहस्य, रोमांच और सस्पेंस भी होता है। तो इसी सीरीज में आज की कहानी है ब्योमकेश बख्शी की बहुत ही रहस्यमय और जज्बाती कहानी, विपदा का संहार। तो आइए सुनते हैं। और अगर आप अभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कहानी के जज्बातों में बहकर आप इस काम को भूल जाएंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। क्या आपने आज सुबह रेखा को देखा था? इस सीधे साधे प्रश्न के उत्तर में उस महिला ने बातों की झड़ी लगा दी। मैं समझ गया कि आदिकाल से मशहूर स्त्रीयोचित गुणों के साथ साथ यह महिला वाचाल भी है, अर्थात यदि बोलने का मौका मिल जाए तो रुकने का कोई अंत नहीं। ब्योमकेश के प्रश्न से मौका पाकर उसने दुनिया भर की चर्चा शुरू कर दी। आज सुबह जब उसे पता लगा कि आया नहीं आएगी तो उसने रेखा से रसोई घर को साफ करके चूल्हा जलाने के लिए कहा था। पर इसका मतलब यह नहीं था कि मैं अपने सौतेले बच्चों से रोजाना ही काम कराती हूँ। मेरी तबीयत ठीक रहने पर मैं कभी एक काम भी उनसे नहीं कराती, लेकिन आया के ना आने से अकेले सब करना असंभव हो जाता है। इसलिए उसने रेखा से चूल्हा जलाने को कहा था और खुद अपना कमरा साफ करके नहाने चली गई। उसके बाद ये जाने बिना कि रसोई घर में क्या हो रहा है, वह ऊपर गई। नहाने के बाद उसने कपड़े बदले, बालों को सुखाया और 10 बार ठाकुर को प्रणाम करके वह जब सीढ़ियों से नीचे पहुंची तो देखा यह सर्वनाशी घटना। वह सोतेले बच्चों के जीवन में कभी कोई रोक टोक नहीं करती, पर उसकी किस्मत ही ऐसी थी कि हर बार उसे ही समस्या से जूझना पड़ता। इस बार जो भी हुआ है उसका सारा दोष उस पर ही मढ़ दिया जाएगा। खासतौर पर जब घर के स्वामी लौटेंगे तो जो हंगामा होगा वह ही जानती है। पहले से ही वह उसके खिलाफ हैं और अब चाहेंगे कि उसकी मौत ही हो जाए। जैसे ही उस महिला की चपड़ चपड़ कम हुई, ब्योमकेश ने विशेष रूप से पूछ लिया, क्या आपने आज सुबह रेखा को कोई कठोर शब्द कहे थे? यह सुनते ही महिला आग बबूला हो गई। कठोर शब्द? कठोर शब्द मेरे मुंह से निकलते ही नहीं। मैं ऐसे माहौल में नहीं पली हूं। जब से मैंने इस घर में कदम रखा है तब से मैं अपने सौतेले बच्चों के साथ रहती आई हूं। क्या कोई कह सकता है कि मैंने किसी से कभी अपशब्दों का प्रयोग किया हो? लेकिन आज सुबह जब मैंने रेखा को चूल्हा जलाने को कहा तो वापस आकर उसने ये कहते हुए कि उसे माचिस नहीं मिल रही है, वह मेरे कमरे में घुस आई और मेरी शेल्फ से माचिस ले ली। मैं उस समय कमरे में पोंछा लगा रही थी। मैंने उससे कहा, तुम बिना नहाए धोए मेरे कमरे में घुस गई। इतनी बड़ी होकर तुम्हें इतनी सी अकल नहीं है? अगर तुम्हें माचिस नहीं मिल रही थी तो दुकान से मंगा लेती। बस इतना भर मैंने कहा था, इससे अधिक एक भी शब्द नहीं बोली। अगर यह अपराध है तो मैं दोषी हूं। शांत स्वर में ब्योमकेश बोला, सवाल दोषी होने का नहीं है, लेकिन रेखा को आपके कमरे में माचिस के लिए क्यों आना पड़ा? क्या माचिस आपके कमरे में रहती है? महिला ने उत्तर दिया, हाँ, मैं अंधेरे कमरे में नहीं सो सकती, इसलिए मैं कमरे में तेल का लैंप रखती हूँ। लैंप और माचिस शेल्फ में रखे रहते हैं, यह सभी जानते हैं। रेखा भी जानती थी। मैंने कमरे में झांक कर देखा। वाकई पलंग के सिरहाने की ओर दीवार से लगे शेल्फ पर एक छोटा सा लैंप रखा था। यही अक्सर उसके कमरे में नजर दौड़ाने का था। पूरा कमरा साफ साफ इतना चौबक था कि फर्नीचर भी जैसे जड़ गया था। यहाँ तक कि दीवार पर लगी तस्वीर में माँ काली की जिह्वा बाहर निकलकर इस भय से डर रही थी उस कमरे की पवित्रता में कोई बाधा ना पहुंच जाए। भवों को तानकर ब्योमकेश ने पूछा, तो वह अंतिम बार था जब आपने रेखा को देखा? इसके बाद आपने उसे जीवित नहीं देखा? नहीं। और महिला दूसरी बार अपनी चपड़ चपड़ शुरू करने जा रही थी कि नौकर ने नीचे से पुलिस इंस्पेक्टर के आने की सूचना दी। हम लोग नीचे उतर आए। ब्योमकेश इंस्पेक्टर वीरेन बाबू से खूब परिचित था। दोनों एक दूसरे के महत्व को समझते थे। वीरेन बाबू मध्य वय का स्वस्थ और मजबूत काठी का बुद्धिमान और कर्मठ व्यक्ति था। ब्योमकेश के मन में उसके लिए काफी सम्मान था, विशेष रूप से इसलिए कि उसमें आम पुलिस अधिकारियों की तरह दिखावा और दूसरों को नीचा दिखाने की पुलिसिया प्रवृत्ति नहीं थी। मैंने भी कई केसों में देखा है कि ब्योमकेश ने उससे सलाह लेकर ही काम किया है।
अपने कामकाज के दौरान उसने जुआरियों, पॉकेट मारों जैसे निचले दर्जे के अपराधियों के बारे में भी काफी अनुभव और दक्षता हासिल की थी। हमारे अभिवादन पर उसने ब्योमकेश को देखकर कहा, क्या हुआ ब्योमकेश बाबू, क्या कोई गंभीर बात है? ब्योमकेश ने उत्तर दिया, इसका निर्णय आप ही करके बताएं, और उसे अंदर ले आया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजना, देवकुमार बाबू को तार करना और अपने भरकस मामलों को निपटारा करने में हमें 2 बज गए। उसके बाद घर जाकर हमने खाना खाया। जब तक हम उठ पाए, सर्दियों की शाम ने घिरना शुरू कर दिया। ब्योमकेश गंभीर मुद्रा में बैठा रहा। मेरा मन भी अशांत था। कहाँ तो हम लोग किसी उत्साहवर्धक केस की बाट जो रहे थे और कहाँ इस दुख भरे मामले में फंसकर रह गए। मुझे बराबर हाबुल का चेहरा नजर आता था। मन क्लांत हो गया। धीरे धीरे रात ने संध्या को अपने आवरण में ले लिया। ब्योमकेश खिड़की के बाहर ताकते बैठा रहा। आखिरकार मैंने ही पूछ लिया, तुम्हें क्या लगता है, ये आत्महत्या का मामला है? ब्योमकेश चौंक गया। क्या? ओह, यह रेखा का मामला? तुम्हारी क्या राय है? यद्यपि मैं पूर्णता निश्चित नहीं था, फिर भी मैं बोला, और हो भी क्या सकता है, उसकी मंशा उसके पत्र में स्पष्ट ही तो है। ठीक है, यह तो मान लिया, पर तुम्हारे विचार से तुम आत्महत्या के तरीके के बारे में क्या कहोगे? यह भी तो है उसके पत्र में। यह भी मान लिया, पर मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं, जब तक वह जहर उसके पास नहीं आ जाता, उसने कैसे उसका प्रयोग कर लिया? उसने अपने पत्र में जहर की मांग जरूर की थी, लेकिन वह पत्र अपने गंतव्य तक पहुंचा ही कहाँ? वह तो उसके तकिए के नीचे ही दबा रह गया। तो जहर उसके पास आया कहाँ से? मैंने कहा, पत्र में कहा है कि यदि उसे जहर नहीं मिला तो वह किसी दूसरे तरीके का प्रयोग करने की कोशिश करेगी। क्या तुम सोचते हो कि पत्र को भेजने से पहले ही दूसरे तरीके का प्रयास करने लगेगी? इस बार मैं चुप रह गया। कुछ पल बाद ब्योमकेश बोला, एक बात और, कोई चूल्हा जलाते समय आत्महत्या नहीं करता। रेखा की मृत्यु एकाएक हुई है, बिल्कुल बिजली की चमक की तरह। इससे पूर्व उसे आभास तक नहीं था। दुर्घटना इतनी क्षणिक और तीव्रगामी थी कि शरीर में दूसरी हरकत भी ना हो पाई। जैसी थी वैसे ही रह गई। यहाँ तक कि जली हुई माचिस की तीली भी जलकर वहीं रह गई। ऐसी मृत्यु कैसे हो सकती है? यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। जितनी जानकारी मुझे जहर की है, उनमें तो मुझे केवल हाइड्रोसोनिक एसिड ही ऐसा लगता है जिसकी मार इतनी घातक होती है। लेकिन व्योमकेश ने वाक्य को अधूरा ही छोड़ दिया। मैंने कुछ असमंजस में कहा, इन सब बातों में मेरी जानकारी अधिक तो नहीं है, किंतु क्या ऐसा नहीं लगता कि मौत एकाएक हृदयघात से हो गई हो? व्योमकेश चुपचाप सोचता रहा, फिर बोला, यही एक संभावना मुझे अब उभरती दिखाई दे रही है। रेखा अक्सर सिरदर्द के लिए एस्पिरिन लेती थी। हो सकता है उसका दिल कमजोर हो रहा हो। लेकिन नहीं, बात कुछ जम नहीं रही है। मैं इतनी आसानी से हृदयघात की थ्योरी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। हालांकि संकेत तथा सबूत गवाही उसी की दे रहे हैं। एक भेद भरी मुस्कान के साथ वह बोला, मेरा मस्तिष्क और मन एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। मुझे क्यों लग रहा है कि ये एक प्राकृतिक मौत है, एक असाधारण और कुछ ऐसा जैसा भयंकर रूप से कुछ गलत हुआ है। लेकिन जाने दो, ज़्यादा दिमाग लगाने का कोई फायदा नहीं। कल देखते हैं कि डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कहती है। कमरे में अंधेरा हो गया था। ब्योमकेश ने लाइट जला दी। इसी समय दरवाजे पर कुछ हल्की खटखटाहट हुई। इससे पूर्व सीढ़ियों से कोई आहट नहीं हुई थी। ब्योमकेश ने जोर से कहा, कौन है वहां? अंदर आ जाओ। एक अनजाने युवक ने धीरे से प्रवेश किया। वह एक स्वस्थ, गठीला, आकर्षक नौजवान था, पर चेहरे पर अवसाद के चिन्ह साफ दिखाई दे रहे थे। उसने रबड़ सोल के जूते पहने थे, इसलिए सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज नहीं हुई। संकोचवश वह 2 कदम चलकर बोला, मेरा नाम मनमथनाथ रुद्रा है। ब्योमकेश ने उड़ती नजर उस पर डालते हुए कहा, तो तुम ही हो नोंटूदा? आओ अंदर आ जाओ। उसने कुर्सी की ओर इशारा कर दिया। मनमथ ने बैठकर हकलाते हुए कहा, आप मुझे जानते हैं? ब्योमकेश ठीक उसके सामने बैठ गया।
हाल ही में तुम्हारा नाम सुनने का अवसर मिला। तुम रेखा की मृत्यु के बारे में जानना चाहते हो? युवक की आवाज एक बार चौंक गई। हाँ, उसकी मृत्यु कैसे हुई ब्योमकेश बाबू? यही अभी तक पता नहीं चला है। मनमत ने अपनी उत्सुक आंखों से ब्योमकेश को देखा। क्या आपको शक है कि उसने आत्महत्या की है? नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं। तो क्या कोई और? मैं अभी इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता। मनमत हाथों में मुंह छुपाए बैठा रहा, फिर सिर उठाकर कुछ हिचकिचाते हुए बोला, शायद आपने सुना हो, रेखा और मेरा। हाँ, मुझे मालूम है। अब तक मनमत अपने आप को नियंत्रित किए हुए था, लेकिन अब एकाएक वह फूट पड़ा और रुंधे गले से कहने लगा, मैंने हमेशा से ही रेखा को प्यार किया है, तब से जब वह 6 साल की होगी और मैं उसके यहाँ खेलने जाया करता था। बाद में चलकर जब विवाह का प्रस्ताव आया तो मेरे पिता ने सब कुछ इतना मुश्किल कर दिया कि बातचीत ही टूट गई। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पिता की मर्जी के विरुद्ध शादी करूंगा। इस बात पर मेरा पिताजी से झगड़ा फसाद भी हुआ है। उन्होंने कह दिया कि वह मुझे घर से निकाल देंगे। फिर भी ये झगड़ा कब हुआ था? कल दोपहर में। मैंने कह दिया था कि मैं रेखा को छोड़कर किसी और से शादी नहीं करूंगा, पर किसे मालूम था। लेकिन यह हुआ कैसे ब्योमकेश बाबू? उसके जीवन को लेकर किसी को क्या मिलता? ब्योमकेश मेज पर रखी पेंसिल से खेल रहा था। उसने सिर उठाए बिना कहा, तुम्हारे पिता को लाभ मिलता है? चौंक कर मनमत खड़ा हो गया। मेरे पिता? नहीं नहीं, अरे नहीं, क्या कह रहे हैं आप? पिताजी? उसकी आंखों में दहशत तैर गई। उसने चारों ओर रिक्त नजरों से ताका और धीरे धीरे कमरे से चुपचाप बाहर निकल गया। मैंने ब्योमकेश की ओर देखा। वह अब भी पेंसिल से मेज पर खटपट करने में मशगूल था। दूसरे दिन सुबह हम डॉक्टर की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। जब कोई खबर नहीं मिली तो ब्योमकेश ने पुलिस थाने में फोन किया तो पता चला कि उनके पास भी रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। शाम को लगभग 4:30 बजे देव कुमार बाबू दिल्ली से पहुंचे। वे हाबुल का तार पाते ही चल दिए थे और दोपहर में कलकत्ता पहुंचे। उनकी आयु कोई 40 के करीब थी, लेकिन आपदा ने उम्र को बढ़ा दिया था। दोहराते शरीर पर उड़े बालों से चांद झलकती थी। आंखों पर भारी चश्मा। बात बात में भूल जाने की आदत से लगता था कि वह भौतिक जगत से ज्यादा ख्याली दुनिया में खोए रहते हैं। उनका बंद गले का कोट, गोल मुंह पर गोल गोल चश्मा कलकत्ता के छात्र वर्ग में खूब प्रचलित था। पड़ोसी के नाते मैंने भी उन्हें देखा था, लेकिन इस विभत्स घटना ने उनके चेहरे का रंग उड़ा दिया था। आंखों के नीचे काले स्याह गड्ढे उनके झूले गालों से मिलकर उनकी आकृति को और भी बोझिल बना रहे थे। आते ही उन्होंने मुझसे पूछा, आप ब्योमकेश हैं? उत्तर में मैंने ब्योमकेश की ओर संकेत कर दिया। ओह, कहते हुए उन्होंने ब्योमकेश की ओर देखा और मेज के सहारे अपनी बेंत रख दी। ब्योमकेश ने सांत्वना के कुछ शब्द कहे जिन्हें शायद उन्होंने सुना ही नहीं। बोलने से पहले उन्होंने एक नज़र कमरे के चारों ओर दौड़ाई, फिर थकी आवाज में बोले, मैं दिल्ली से कल सुबह 10 बजे चला था और दोपहर 2:30 बजे कलकत्ता पहुंचा हूं। करीब 30 घंटे से ट्रेन में। हम शांत बने रहे। हम शांत बने बैठे रहे। शारीरिक थकान उनके सभी अंगों में दिख रही थी। उन्होंने ब्योमकेश की ओर घूमकर कहा, मैंने आपके बारे में हाबुल से सुना है। आपने जो इस विपदा में मेरी अनुपस्थिति में परिवार की सहायता की है, उसका मैं सदैव आभारी रहूंगा। ब्योमकेश बोला, कृपया वह सब छोड़िए। अगर मैंने सहायता की तो एक पड़ोसी के नाते, एक फर्ज के रूप में की है। यह तो आपका विनय है, क्योंकि आप स्वयं ही एक व्यस्त व्यक्ति हैं। फिर एकाएक पूछा, उसे हुआ क्या था? कुछ बता पाएंगे? घर में कोई भी ज्यादा कुछ कह नहीं पाया। ब्योमकेश ने शुरू से अंत तक जो देखा था उसका विवरण दे दिया। सुनते हुए देव कुमार बाबू ने अपनी जेब से सिगार निकाला, उसे होठों पर लगाया, फिर बिना सुलगाए ही मेज पर रख दिया। मेरी नज़र बराबर उन्हीं पर जमी हुई थी। वे व्योमकेश के विवरण सुनने में इतने तल्लीन हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके हाथ क्या कर रहे हैं। एक बार उन्होंने चश्मा उतारा और कुछ देर तक बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखते रहे। फिर चश्मा लगाकर
आंखें बंद कर ली। व्योमकेश के विवरण समाप्त करने के बाद देव कुमार बाबू कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। फिर एकाएक बोले, ओह, वह डॉक्टर रुद्रा मेरे घर में? क्या वह मेरे घर में घुसा था? वह नीच कमीना जंगली राक्षस, पैसे का भूखा? क्या नहीं कर सकता है वह पैसे के लिए? वह पिशाच है। क्रोध में आकर उन्होंने अपनी बेंत को कसकर पकड़ लिया। उनके चेहरे का रंग क्रोध में लाल हो गया। कुछ देर में उन्होंने अपने आप को नियंत्रित कर लिया और हमें अकचक देखते हुए झेंप गए। अपने गले को साफ करके उन्होंने कहा, मैं अब चलूंगा व्योमकेश बाबू। मैं एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करता हूं। और उठकर दरवाजे की ओर चल दिए। दरवाजे पर पहुंचकर वे रुक गए, जैसे एकाएक उन्हें कुछ सूझा हो। वे मुड़कर बोले, मेरे पास पैसा होता तो मैं आपको इस केस की जांच पड़ताल के लिए जिम्मा देता, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैं उतना खर्च नहीं कर पाऊंगा। व्योमकेश ने कुछ कहना चाहा, लेकिन वे बेंत के इशारे से उसे चुप करते हुए बोले, नहीं, मैं किसी की सेवा मुफ्त में नहीं ले पाऊंगा। पुलिस अपना काम कर रही है, उसे करने दीजिए। और फिर जांच के लिए शेष रहा भी क्या है? कितनी भी जांच हो जाए, मेरी बेटी तो वापस नहीं आ सकती ना। और बिना किसी अभिवादन के वे सीढ़ियां उतर गए। उनके यादगार आगमन के बाद हम लोग चुप बैठे रह गए। कुछ देर बाद व्योमकेश ने गहरी सांस ली और बोला, चलो, एक संदेह तो दूर हो गया। मैं सोचने लगा था कि देव कुमार बाबू अपनी पहली की संतान से प्यार नहीं करते। यह तो साबित हो गया कि जहां तक रेखा का प्रश्न है, वे उससे बहुत प्यार करते थे। देव कुमार बाबू अपना सिगार मेज पर ही भूल गए थे। व्योमकेश उसे देखकर बोला, आश्चर्य है, कैसे भुलक्कड़ जीव हैं। मैंने कहा, देखा डॉक्टर रुद्रा के प्रति उनका क्रोध। व्योमकेश ने सुना पर कुछ कहा नहीं। शाम को बीरन बाबू डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर आए। वो बोले, रिपोर्ट में कुछ नहीं है। बार बार टेस्ट करने के बाद भी मौत का कारण का पता नहीं चल पाया। मैंने रिपोर्ट को पढ़ा। डॉक्टर ने लिखा है कि शरीर पर कोई जख्म या और कोई चिन्ह नहीं पाया गया। रक्त में जहर का कोई अंश नहीं। हृदय मजबूत और साधारण था, अतः एकाएक आघात मृत्यु का कारण नहीं है। ऐसा लगता है कि स्नायु मंडल में अचानक पक्षाघात से मृत्यु हुई है, लेकिन डॉक्टर ये कहने में असमर्थ हैं कि स्नायु मंडल में अचानक पक्षाघात कैसे हुआ। उसने ऐसा विचित्र केस पहले कभी नहीं देखा जिसमें मृत्यु बिना किसी पूर्व चिन्ह के हुई हो। व्योमकेश उस रिपोर्ट को लेकर सोचता रहा। उसके माथे पर शिकन बढ़ती गई। बीरेन बाबू ने कहा, यह केस अब निश्चित रूप से कॉर्नर्स कोर्ट में जाएगा, जहां फैसला होगा अज्ञात कारण से मृत्यु। उसके बाद हम यानी पुलिस स्वतंत्र हो जाते हैं। चाहे तो जांच को जारी रखें और ना चाहें तो समाप्त कर दें। व्योमकेश बाबू, आप क्या सोचते हैं? ऐसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जांच से कुछ निकलेगा? व्योमकेश ने कहा, मैं नहीं जानता कि जांच में कुछ निकलेगा या नहीं, लेकिन जांच जारी रहनी चाहिए। बीरेन बाबू ने उत्साह से कहा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? क्या आपको किसी पर शक है? किसी एक पर शक नहीं है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें कुछ गलत तो हुआ है। बीरेन बाबू ने हामी में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी लगता तो है। आप देव कुमार बाबू की पत्नी के बारे में क्या सोचते हैं? व्योमकेश कुछ देर शांत रहा, फिर धीरे से बोला, देखिए, इधर उधर शक फेंकने से कोई लाभ नहीं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें पहले मृत्यु का कारण ढूंढना होगा। जब तक हमें यह नहीं पता लगता, तब तक किसी पर शक करने से कोई लाभ नहीं होगा। हाँ, इतना जरूर याद रखने की बात है कि जिस समय रेखा की मौत हुई, उस समय वहां उसकी माँ और भाई, ये दो ही घर में मौजूद थे। लेकिन इसी कारणवश मुख्य समस्या को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन जब डॉक्टर ही उसे नहीं बता पाया तो? डॉक्टर ने तो केवल लाश ही देखी है, हमने तो बहुत कुछ देखा है। इसलिए यह कोई असंभव नहीं कि हम वह ढूंढ लेंगे जो डॉक्टर नहीं ढूंढ पाएगा। कुछ संदेह से बीरेन बाबू बोले, यह तो ठीक है, पर चलिए, आप जो कहते हैं वही सही। आप तो देव कुमार बाबू की तरफ से शुरू से ही हैं और अंत तक रहेंगे भी। तो चलिए, हम लोग मिलकर काम करते हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपस में सलाह मशवरा करते रहेंगे।
क्षणिक मुस्कान के साथ व्योमकेश बोला, अरे भाई नहीं, अभी थोड़ी देर पहले देवकुमार बाबू यहाँ आए थे। उन्होंने मुझे ड्यूटी करने से स्वतंत्र कर दिया है। आश्चर्य से बीरेन बाबू ने कहा, अच्छा? हाँ, वे फीस दिए बगैर मेरा काम नहीं चाहते और फीस के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं हैं। वाह वाह, क्या कहते हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं? उनकी अच्छी नौकरी है और सुना है काफ़ी मोटी तनख्वाह भी लेते हैं। हो सकता है यह सही भी हो। यह सुनकर बीरेन बाबू की त्योरियां चढ़ गईं। वे बोले, अच्छा तो ये बात है। लगता है मुझे देवकुमार की आर्थिक स्थिति का चिट्ठा खोलना होगा। पर उसका और आपको काम पर ना लगाने का रिश्ता क्या हो सकता है? क्या किसी को बचाना चाहते हैं? ये सुनकर मेरी हंसी फूट पड़ी। देवकुमार बाबू किसी को बचाने के लिए व्योमकेश की सेवाओं से इनकार कर देंगे? यह विचार मात्र ही हास्यास्पद है। बीरेन बाबू को मेरा हंसना अखर गया। उन्होंने कुछ उखड़ेपन से पूछा, इसमें हंसी की क्या बात है? मैंने कुछ संजीदगी से उत्तर दिया, क्या आपने देवकुमार बाबू को देखा है? नहीं। यदि देखा होता तो समझ जाते कि मैं क्यों हंसा। बीरेन बाबू जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने व्योमकेश से कहा, मैं इस केस की छानबीन तब तक करता रहूंगा जब तक मैं इसके तल तक नहीं पहुंच जाता। मैं भी देखता हूं कि यह कितना गहरा है, लेकिन आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। देवकुमार बाबू ने भले ही छोड़ दिया हो, पर मैं जब तक जरूरत होगी सहायता के लिए आपके पास आता रहूंगा। ठीक है, यह तो अच्छा प्रस्ताव है, व्योमकेश बोला। मैं अपनी ओर से भरसक सहायता करूंगा। मेरा भी इस केस में निजी स्वार्थ हो गया है, हाबुल के कारण। चलिए ठीक है, पर व्योमकेश बाबू, क्या आप जांच के दो एक संकेत सुझा सकते हैं? किस दिशा में शुरुआत की जाए? आपकी नज़र में तो कोई संकेत तो भर ही गया होगा। व्योमकेश ने कुछ देर सोचकर कहा, क्यों ना शुरुआत डॉक्टर रुद्रा से की जाए? संभवतः रहस्य की कुंजी उन्हीं के पास से मिल सकती है। बीरेन बाबू जरा चौंक कर बोले, ओह, तो ठीक है, आप कहते हैं तो। उनका सिर कुछ सोचने में झुक गया। वैसे ही वे चले गए। 5-6 दिन ऐसे ही बीत गए। व्योमकेश पहली जैसी मुद्रा में लौट गया था। सुबह अखबार पढ़ता, खिड़की से खाली आंखों से देखा करता। शाम को भी मेज पर पैर टिकाकर खिड़की से बाहर का नजारा देखता रहता। बीरेन बाबू का भी आना नहीं हुआ, इसलिए हमें पता भी नहीं चला कि केस में कितनी प्रगति हुई है। बस एक ही आगंतुक था, हाबुल। 2-3 रोज में वह आकर बैठ जाता और सूनी सूनी उदास आंखों में सबको देखता रहता। व्योमकेश ने उसके हौसले बढ़ाने के लिए क्या क्या ना कहा, पर उसकी सूनी आंखों में अंतर नहीं आया। हम पूछते भी कि घर में क्या हो रहा है, उसका भी उत्तर हाबुल केवल देखते रहने में ही दे जाता। शायद गम के सैलाब ने उसके मस्तिष्क को जड़ बना दिया था। वह हमें एक एक करके देखता और चुपचाप दरवाज़ा खोलकर सीढ़ियां उतर जाता। वह अपने घर के बारे में जो कुछ इशारों में बता पाया, उससे लगा कि उसकी सौतेली माँ का व्यवहार भी उसके साथ और भी ज़्यादा कर्कश हो गया है। अंततः एक दिन वह आया और गहरी सांस लेकर बोला, पिताजी आज रात पटना जा रहे हैं, शायद उनका लेक्चर है। मैंने अनुमान लगाया कि देवकुमार बाबू शोकाकुल वातावरण से त्रस्त होकर पटना भाग रहे हैं। उन जैसे भुलक्कड़ वैज्ञानिक का जीवन वास्तव में दयनीय हो गया था। उस दिन हाबुल के जाने के बाद बीरेन बाबू का आगमन हुआ। उनके चेहरे से स्पष्ट था कि केस में वे अधिक नहीं बढ़ पाए हैं। व्योमकेश ने उनका भरपूर स्वागत किया। चाय का समय था और चाय भी आ गई। व्योमकेश ने बीरेन बाबू की ओर देखकर पूछा, तो कैसा चल रहा है? चाय की चुस्की लेकर बीरेन बाबू ने गंभीर मुद्रा में कहा, कोई भी प्रगति नहीं, किसी भी ओर कुछ नहीं मिल पाया। कुछ भी नहीं मिल पाया है अभी तक। सबूत तो छोड़िए, शक की गुंजाइश भी नहीं बन पा रही है। अलबत्ता अब मुझे विश्वास ज़रूर हो गया है कि यह रहस्य बहुत ही अधिक गहराई में छुपा हुआ है। कदम कदम पर जितना मैं फेल हो रहा हूँ, उतना ही विश्वास गहराता जा रहा है। व्योमकेश ने पूछा, मृत्यु के कारण की खोज में कुछ नया पता लगा? बीरेन बाबू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं डॉक्टर के पास गया था। वैसे तो अपनी रिपोर्ट के बाहर वह कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे, पर मुझे लगता है उनके पास एक थ्योरी है। उनका अनुमान है कि मृत्यु किसी अज्ञात जहर की गैस सूंघने से हृदयघात के कारण हो सकती है।
उन्होंने यह सब स्पष्ट रूप से नहीं कहा, किंतु लगता है उनका विश्वास कुछ ऐसा ही है। व्योमकेश ने एक पल सोचने के बाद कहा, क्या आपने उन्हें बताया था कि मृत्यु चूल्हा सुलगाने के समय हुई? हाँ। कुछ मिनट और चिंतन के बाद व्योमकेश ने कहा, चलिए, यह तो ठीक है। और दूसरी तरफ का क्या? आपने डॉक्टर रुद्रा के बारे में पता किया? हाँ, जहां तक मुझे पता चला कि यह व्यक्ति निहायत ही कमीना और पैसे के लिए खून चूसने वाला राक्षस है। अफवाह तो यह भी है कि अपने आविष्कार का प्रयोग करने के चक्कर में उसने टेटनस के अनेक रोगियों का सफाया तक कर दिया है, लेकिन इस केस में उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। यह सही है कि देवकुमार बाबू की लड़की और डॉक्टर रुद्रा के लड़के की बातचीत चल रही थी। डॉक्टर रुद्रा ने दहेज के 10,000 रुपए की मांग की थी, जिसे देवकुमार बाबू ने पैसा न होने की वजह से ठुकरा दिया था। लेकिन डॉक्टर रुद्रा का लड़का एक होनहार युवक है। उसने अपने पिता का विरोध किया और उसको लेकर पिता से उसका झगड़ा भी हुआ। इसी बीच यह दुर्घटना हो गई। रेखा एकाएक मर गई। उसके बाद से मुझे पता लगा कि लड़के ने घर छोड़ दिया है। उसका विश्वास है कि रेखा की मौत के लिए उसके पिता प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। मनमत के घर छोड़ने देने की खबर नई थी, शेष बातें हमारे लिए नई नहीं थीं। जब बीरन बाबू चुप हो गए तो ब्योमकेश ने पूछा, आपने कहा था कि देवकुमार बाबू की आर्थिक स्थिति के बारे में पता करेंगे, क्या कुछ पता किया? हाँ, पता किया। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कोई उधार वगैरह नहीं है, पर 10 से 12,000 एक बार में शादी में लगाना उनके लिए संभव नहीं है। वह रुपए पैसों के मामले में ज़्यादा परवाह नहीं करते। दूसरे व्यवहारिक भी कम है। हालांकि कॉलेज से 800 रुपए का खासा वेतन मिलता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वेतन का बड़ा भाग बीमा कंपनी को प्रीमियम चुकाने में खर्च हो जाता है। उन्होंने जीवन बीमा कराया है, वह भी इतनी देर से कि महीने का प्रीमियम भी एक बड़ी रकम हो जाती है। उसको चुकाने के बाद वेतन में ज्यादा कुछ नहीं बच पाता। व्योमकेश ने आश्चर्य से पूछा, 50,000 रुपए? यह तो। और क्या पॉलिसी उन्हीं के नाम है? उनके अकेले नहीं, संयुक्त रूप से पति पत्नी के नाम है। यह बीमा उन्होंने पिछले वर्ष ही कराया है। उनकी दूसरी शादी है। यदि उन्हें एकाएक कुछ हो जाए तो बेचारी विधवा बेसहारा ना हो जाए। मेरे विचार से इसीलिए उन्होंने संयुक्त बीमा कराया है। बच्चों को इसमें कोई भाग नहीं मिलेगा। अच्छा, और कुछ? और क्या, मैंने हाबुल पर भी नजर रखने के लिए एक आदमी को लगा दिया है। शायद उससे ही कुछ नया पता लग जाए। लड़का तो जैसे पागल हो गया है। उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया है। दिन भर सड़कों को नापता फिरता है। कभी कभी चुपचाप पार्क में बैठा रहता है और लगभग रोजाना आपके यहाँ एक चक्कर जरूर लगाता है। मैंने देखा। एकाएक व्योमकेश आलस्य को छोड़कर चपल हो गया। इतने दिनों बाद उसकी आंखों में चमक देखकर मुझे लगा उससे जरूर कोई नया आभास हुआ है। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई है। मैं समझा कि शायद वह कुछ बोलेगा, लेकिन व्योमकेश अपने चेहरे पर प्रत्यक्षता कुछ प्रकट ना करते हुए अपने पहले ही अंदाज में बोला, हाबुल को तो छोड़ दिया जाए। क्या आप लौटकर पुलिस थाने जाएंगे, है ना? अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको फोन करूंगा। बीरेन बाबू को व्योमकेश का व्यवहार थोड़ा अटपटा जरूर लगा, पर उन्होंने प्रकट नहीं किया और चले गए। उनके चले जाने के बाद व्योमकेश तेज कदमों से कमरे में चक्कर लगाने लगा। उसकी आंखों में वह पुरानी चमक फिर कौंधने लगी। मैं पूछने ही जा रहा था कि उसने बीरेन बाबू को एकाएक क्यों इस प्रकार विदा कर दिया। तभी देखा कि वह रुक गया। उसने कुर्सी से शॉल उठाते हुए कहा, चलो जरा घूमकर आते हैं, यहां मेरा दम घुट रहा है। हम दोनों बाहर निकल आए। व्योमकेश का बिना किसी उद्देश्य के घर से निकल जाना कोई नई बात नहीं थी। यह उसके व्यवहार में शामिल था। कोई काम न रहने पर चुपचाप कोने में बैठा रहना भी उसकी विशेषताओं में से एक था। उसके साथ रह रहकर मैं भी आलसी बन गया था और बाहर घूमने की अभिलाषा लगभग समाप्त हो गई थी। इसीलिए मुझे खुशी हुई कि आखिरकार व्योमकेश अपने गर्म मस्तिष्क को ठंडा करने के लिए बाहर निकलने को तैयार तो हुआ। लेकिन जैसे जैसे हम चलने लगे
मेरी खुशी डूबने लगी। ब्योमकेश की चाल बहुत तेज थी। वह इतनी तेज चल रहा था कि रास्ते में लोगों से टकराने लगा। मैंने उससे थोड़ा आहिस्ता चलने को कहा, पर उस पर जैसे कोई असर नहीं पड़ा। उसकी चाल इतनी तेज थी कि भीड़ में कभी वह वृद्ध व्यक्ति के पांव पर चढ़ जाता, तो कभी कॉलेज जाती कन्या से टकराते टकराते बचता, जैसे एक धुन में चला जा रहा कोई चक्रवात हो। मैंने कभी उसका यह पागलपन नहीं देखा था। मैं समझ रहा था कि उसे जरूर कोई सूत्र ऐसा मिला है जिसको पकड़ने की दौड़ में उसके मानसिक श्रम की तेज रफ्तार के मुकाबले उसका शारीरिक श्रम पिछड़ता जा रहा है। लेकिन सड़क पर चलने वालों को कौन कहे। और इस तरह रास्ते में लोगों की गालियां और कटाक्ष झेलते हुए हम कॉलेज स्क्वायर पहुंच गए। पूरा वातावरण कॉलेज के छात्र छात्राओं से अटा पड़ा था। उनकी हंसी, ऊंची आवाजों में बातें, नोक झोंक। मैं मौका देखकर ब्योमकेश को बाहों से पकड़कर एक कोने में ले गया। चौक के बीचों बीच तालाब था, जिसके दोनों ओर से लोगों का हुजूम जा रहा था। हम लोग एक ओर के रिले में मिल गए। इसमें टकराने की गुंजाइश कम थी। ब्योमकेश के चेहरे पर शिकन ज्यों की त्यों थी, और जैसे उसे होश भी न था कि वह कहाँ है। बार बार उसका शॉल कंधों से खिसक रहा था, लेकिन उसे उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। मैं बड़ी देर से यही सोच रहा था कि आखिर बीरेन बाबू और ब्योमकेश के वार्तालाप में ऐसा क्या था जिसने ब्योमकेश के मस्तिष्क को पहले गियर में शिफ्ट कर दिया और पंजाब मेल की तरह भागने लग गया। क्या रेखा के रहस्य का सूत्र उसे मिल गया है? लगभग आधा घंटा चलने के बाद ब्योमकेश फिर अपनी चेतन अवस्था में लौट आया। उसने मेरी ओर देखकर कहा, देव कुमार बाबू आज शाम को पटना जाने वाले हैं, है ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वे नहीं जा सकते, उन्हें। ब्योमकेश आगे भीड़ देखकर और तेजी से चलने लगा। मैंने देखा कि एक कॉर्नर की एक बेंच के पास लोगों की भीड़ जमा है। वे जोर जोर से बोले जा रहे हैं। जो लोग कुछ दूरी पर खड़े थे वे गर्दन झुकाकर उसी ओर देखकर जानना चाह रहे थे कि क्या हुआ है। उनके चेहरों से लग रहा था कि वहां कोई असाधारण घटना घटी है। वहां पहुंचकर ब्योमकेश भीड़ में घुस गया। उसने पूछा, मामला क्या है? एक युवक ने उत्तर दिया, मुझे ठीक से नहीं पता। मेरे ख्याल से कोई बेंच पर बैठे बैठे मर गया है। ब्योमकेश ने भीड़ में घुसकर रास्ता बनाया। मैं भी उसके पीछे पीछे गया। बेंच के पास पहुंचने के बाद हमने देखा एक युवक सिर नीचे किए हुए बैठा है, जैसे कि सो गया हो। उसका सिर सीने की ओर लटका था और पैर आगे की ओर थे। उसके होंठों के बीच एक सिगरेट चिपकी थी, पर उसे जलाया नहीं गया था। उसके बाएं हाथ की मुट्ठी में माचिस थी। एक मेडिकल के छात्र ने उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश की और बोला, सांस नहीं है, इसकी मृत्यु हो गई है। शाम का छुटपुट हो गया था और भीड़ में स्पष्ट कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ब्योमकेश ने मृत युवक की ठोड़ी उठाकर देखना चाहा, पर चेहरा देखते ही जैसे उसे करंट लग गया। मेरा हृदय भी धक्क से रह गया। वह हाबुल था। जल्द ही पुलिस आ गई। हमने देव कुमार बाबू का पता दे दिया और वहां से चल दिए। रास्ते में सड़क की रोशनी जल गई थी। तेज कदमों से लौटते वक्त ब्योमकेश दहशत से त्रस्त आवाज में धीरे से बोला, किस्मत ने कितना भयंकर बदला लिया है, कितना विभत्स मजाक है। मेरा मस्तिष्क बिल्कुल बुझ चुका था, लेकिन इस अशोक के वातावरण में मैं केवल यही कामना कर रहा था कि यदि इस जीवन से परे कोई भी दुनिया है तो हाबुल की प्यारी बहन की आत्मा का मिलन अपने भाई की आत्मा से हो गया होगा। घर पहुंचकर ब्योमकेश ने कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर में मैंने उसे फोन पर बात करते हुए सुना। करीब 1 घंटे बाद ब्योमकेश अपने कमरे से निकला और थकी हुई आवाज में उसने पुतीराम से चाय लाने को कहा। उसके बाद वह सिर झुकाए सोचता रहा। मैंने भी उसे परेशान करना उचित नहीं समझा। 8:30 बजे बीरेन बाबू आ गए। ब्योमकेश ने उनसे कहा, आप वारंट लेकर आए हैं? बीरेन बाबू ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ मिनटों में हम लोग देव कुमार बाबू के घर के सामने खड़े थे। घर में मरघट जैसी शांति थी।
कहीं कोई लाइट का चिन्ह नहीं था, केवल नीचे के कमरे में रोशनी हो रही थी। ब्योमकेश ने दरवाजा खटखटाया। कोई उत्तर ना मिलने पर उसने दरवाजा ठेला तो वह खुल गया। हम लोगों ने अंदर प्रवेश किया। छोटे से कमरे में एक सोफे पर देव कुमार बाबू चुपचाप बैठे थे। हमारे अंदर आने पर उन्होंने रक्त रंजित नेत्रों से हमें देखा और कुछ पल यूं ही देखते रहे। फिर उनके चेहरे पर एक कटु मुस्कान उभर आई। सिर हिलाकर वह बड़बड़ाए, मेरी तमाम मेहनत, शोध का फल, सब कुछ व्यर्थ ही गया। मैंने समुद्र का मंथन किया और मिला क्या? जहर की हांडी। वीरेन बाबू ने आगे बढ़कर कहा, देव कुमार बाबू, हमारे पास आपके नाम का वारंट है। जैसे वे अब होश में आए हों, उन्होंने इंस्पेक्टर की वर्दी देखकर कहा, आप आ गए हैं? अच्छा हुआ, मैं स्वयं पुलिस स्टेशन जाने की सोच रहा था। उन्होंने दोनों हाथों को आगे बढ़ाकर कहा, लीजिए, हथकड़ी लगा दीजिए। वीरेन बाबू बोले, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कृपा करके पहले अपने खिलाफ चार्ज सुन लीजिए जो आप पर लगाए गए हैं। और फिर ऐसे दिखाया जैसे पढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। किंतु देव कुमार बाबू फिर से अचेतन अवस्था में चले गए। उन्होंने अपने पॉकेट में हाथ डालकर कुछ ढूंढने की कोशिश करते करते फिर बड़बड़ाना शुरू कर दिया। किस्मत, और नहीं तो क्यों? हाबुल ही क्यों उस माचिस का प्रयोग करेगा? मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? मैं तो चाहता था कि रेखा की शानदार शादी करूं, मेरे खुद की एक बड़ी प्रयोगशाला हो, हाबुल को पढ़ने के लिए विदेश भेजूं। उसने पॉकेट से सिगार निकालकर होंठों पर लगा लिया। ब्योमकेश ने अपनी जेब से माचिस निकालकर उनके सिगार को सुलगा दिया। उसने कहा, देव कुमार बाबू, आपको वह मैच बॉक्स हमें दे देनी होगी। देव कुमार बाबू ने चौंक कर कहा, ब्योमकेश बाबू, आप ही हैं? घबराइए नहीं, मैं अपने को नहीं मारूंगा। मैंने अपने बेटे बेटी को मार दिया है। मैं तो अब चाहता हूं कि मुझे अपराधी की तरह फांसी पर लटकाया जाए। ब्योमकेश ने कहा, तो कृपया वह मैच बॉक्स दे दीजिए। देव कुमार बाबू ने अपनी जेब से मैच बॉक्स निकालकर सामने मेज पर रख दिया और कहा, यह रहा वह मैच बॉक्स, लेकिन खबरदार, यह खतरनाक चीज है। हर तीली में जहर लगा है। एक बार तीली जलाई कि गए, बच नहीं सकते। ब्योमकेश ने मैच बॉक्स उठाकर बीरेन बाबू को दे दिया। उन्होंने बड़ी सावधानी से अपनी पॉकेट में रख लिया। देव कुमार बाबू फिर बोलने लगे, क्या खूब आविष्कार है। एक बार जलाने पर मौत और किसी तरह का कोई सबूत भी नहीं। यह आविष्कार आधुनिक युद्ध की परिभाषा को ही बदल डालता। केवल जहर ही नहीं, यह विनाश का सूत्र है। लेकिन सब कुछ डूब गया और एक लंबा निश्वास छोड़कर वे पस्त हो गए। बहुत ही आहिस्ता से बीरेन बाबू बोले, देव कुमार बाबू, अब चलने का समय आ गया है। चलिए। वे तपाक से उठ गए। कुछ संकोच करते हुए ब्योमकेश ने पूछा, क्या आपकी पत्नी घर में मौजूद हैं? पत्नी? देव कुमार बाबू की आंखें क्रोध से भयानक हो गईं। वह जोर से पागलों की तरह चिल्लाए, पत्नी? मेरी फांसी के बाद उसे ही मेरे बीमा की पूरी रकम मिलेगी। यही तो किस्मत का खेल है। आइए चलते हैं। टैक्सी बुलाई गई। ब्योमकेश ने उन्हें टैक्सी में ले जाकर बिठाया। उनके बराबर बीरेन बाबू बैठे। जाने कहां से दो सिपाही प्रकट होकर टैक्सी में बैठ गए। देव कुमार बाबू अंदर से ही चिल्लाए, ब्योमकेश बाबू, आप चाहते ही थे मेरी रेखा की मौत के रहस्य आप सुलझाएं। मैं आपका आभारी हूं। हम लोग फुटपाथ पर खड़े रहे और टैक्सी चली गई। 2-1 दिन तक ब्योमकेश ने इस केस की चर्चा नहीं की। मैं उसके मस्तिष्क की हालत समझ सकता था, इसलिए मैंने भी इस सिलसिले में कोई बात नहीं की। पर तीसरे दिन शाम को वह अपने आप ही बोलने लगा। अंग्रेजी में एक कहावत है, बदले की भावना घर आती है अड्डा जमाने के लिए। और यही देव कुमार बाबू के साथ हुआ। वे अपनी पत्नी की हत्या करना चाहते थे, लेकिन किस्मत देखिए, 2 बार उन्होंने अपना निशाना बनाया तो दोनों बार अपने बेटी और बेटे को खो बैठे, जो उन्हें अपने जीवन से भी ज़्यादा प्यारे थे। यह विधि का विधान ही था कि देव कुमार बाबू
अनजाने में ही एक असाधारण आविष्कार करने में सफल हो गए थे, जिसकी उन्होंने स्वयं कल्पना तक नहीं की थी। लेकिन आर्थिक साधन के अभाव में वे उसका उचित प्रयोग नहीं कर पाए। ऐसे आविष्कार का कॉपीराइट बुक करने के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाणिज्यिक मार्केट में इसका कोई मूल्य नहीं। लेकिन युद्धोन्मुख देश जैसे जर्मनी, जापान अथवा फ्रांस आदि को इस आविष्कार की यदि भनक भी पड़ जाए तो वे इस फॉर्मूले को लेकर अपनी प्रयोगशालाओं में शोध करके नरसंहार के हथियार बनाने में जुट जाएंगे, और आविष्कार करने वाला ना तो कुछ कर पाएगा और ना ही उसे कोई लाभ हो पाएगा। इसलिए देव कुमार बाबू ने इसको अपने तक ही सीमित रखा था। इस जहर के विभिन्न प्रयोगों के लिए बड़े पैमाने पर अनुसंधान की जरूरत थी, और इसलिए उन्हें आर्थिक अनुदान चाहिए था। लेकिन आर्थिक सहायता का कोई प्रश्न नहीं था। उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी, क्योंकि इसके प्रयोग पर शोध करने के लिए उन्हें अपनी प्रयोगशाला चाहिए थी, और उसके लिए पैसों का होना जरूरी था। और पैसे आते कहाँ से? इधर घर में उनका जीवन दुश्वार होता जा रहा था। उनकी पत्नी ने अपनी हरकतों से उनकी स्थिति को दयनीय बना दिया था। जो लोग मानसिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं, उन्हें घरेलू जीवन में अमन चैन की जरूरत होती है, किंतु उनके जीवन में इसका नितांत अभाव था। उनकी पत्नी की तुनक मिजाजी, रूखापन और बात बात पर रोने पीटने के व्यवहार ने देव कुमार बाबू के जीवन को बेजार कर दिया था। स्वभाव से वे एक शांत पुरुष थे। एक शांतिपूर्ण जीवन में रहकर अपने वैज्ञानिक शोध में प्रगति करते रहने से अधिक उन्हें और कोई चाह नहीं थी। अपने बच्चों के प्रति उनके प्यार को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है अपने बच्चों का कितना ख्याल किया करते होंगे। उनकी दूसरी पत्नी ने यदि प्रयास किया होता तो वह भी उनके प्रेम की भागीदार बन जाती, किंतु उसकी प्रकृति का गठन ही दूसरा था। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि देव कुमार बाबू उसके चेहरे तक से नफरत करने लगे थे। साधारणतः कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या तब तक नहीं करना चाहेगा जब तक कि उसका बर्दाश्त करने का पैमाना भर नहीं जाता। देव कुमार बाबू का पैमाना भी भर चुका था, और यही वह समय था जब यह घातक जहर उनके हाथ लग गया। उन्होंने दिमाग में सोचा, यही मौका है कि वे अपनी पत्नी से हमेशा के लिए छुट्टी पा जाएं। उन्होंने भीतर ही भीतर अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया, और तब उन्होंने बीमा कंपनी का वह विज्ञापन देखा जिसमें कहा गया था पति पत्नी संयुक्त रूप से जीवन का बीमा कर सकते हैं, और यदि दोनों में से कोई एक उस दौरान मर जाता है तो पूरी रकम दूसरे को मिल जाएगी। इसको पढ़कर उनके सभी प्रकार के संदेह दूर हो गए। ऐसा अवसर उन्हें फिर कहाँ मिलेगा। वह दोनों का संयुक्त बीमा करने के बाद अपने ही आविष्कार से उससे हमेशा के लिए छुट्टी पा लेंगे। एक तीर से दो निशाने, पैसा भी मिलेगा और उससे छुट्टी भी मिल जाएगी, और किसी को कोई संदेह भी ना होगा। देव कुमार बाबू ने पहला काम बीमा करवाया, और फिर अवसर की तलाश में समय गुजारने लगे। जल्दबाजी करने से बीमा कंपनी को संदेह का निमंत्रण देना था। इसी प्रकार एक वर्ष बीत गया। अंततः उन्होंने क्रिसमस की छुट्टियों में अपने प्रोजेक्ट को अंजाम देने का निर्णय किया। जो जहर उन्होंने आविष्कृत किया था उसमें विस्फोटक तत्व थे। जब तक उन तत्वों को नहीं छेड़ा जाता वह सामान्य ही रहेगा, लेकिन जैसे ही उसका संपर्क अग्नि से होगा उसके विस्फोटक तत्वों से जहरीली गैस निकलेगी, जिसे मात्र सूंघ लेने पर तत्काल मृत्यु निश्चित है। अब देव कुमार बाबू ने अपनी योजना के कार्यान्वयन के लिए एक बहुत ही नायाब तरकीब निकाली। ऐसी तरकीब एक वैज्ञानिक के मस्तिष्क में ही पैदा हो सकती है। उन्होंने माचिस की कुछ तीलियों के मसाले पर इस जहर का लेप कर दिया। मैं नहीं कह सकता कि लेप चढ़ाने का तरीका उन्होंने क्या अपनाया होगा, किंतु इसका परिणाम यह निकला कि जो भी व्यक्ति उस तीली को माचिस पर रगड़ेगा तो गैस सूंघते ही तुरंत मर जाएगा। इन तीलियों को बना लेने के बाद देव कुमार बाबू ने दिल्ली में होने वाली साइंस कॉन्फ्रेंस में जाने की तैयारी शुरू कर दी। धीरे धीरे जाने का दिन आ गया। उन्होंने प्रस्थान से पूर्व रेखा के कमरे में रखी माचिस की तीलियों में उस जहर की एक तीली को रख दिया और चले गए। उन्हें मालूम था कि उनकी पत्नी रोजाना लैंप जलाने के लिए माचिस जलाती है। इस माचिस का प्रयोग कहीं और नहीं होता। कल या कभी भी माचिस जलाने में वह तीली उसके हाथ लग ही जाएगी। उस समय देव कुमार बहुत दूर
दिल्ली में होंगे। कोई शक भी नहीं कर पाएगा कि वह उनका काम हो सकता है। सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा था, किंतु किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रेखा चूल्हा जलाने गई, वहां उसे माचिस नहीं मिली। माँ के कमरे से माचिस लेकर गई। माचिस जलाने को हुई तो उसका हाथ उसी जहरीली तीली पर पड़ा। और देवकुमार बाबू ने दिल्ली से लौटकर जब यह विभत्स घटना देखी तो उनके हृदय में पत्नी के लिए नफरत की आग और भी तेज हो गई। वे गम में डूब गए। चूंकि उनकी बेटी मर चुकी थी, इसलिए अब उनकी पत्नी को मरना ही था। कुछ दिन और बीते। उन्होंने फिर एक जहरीली तीली को माचिस में रखा और पटना जाने को तैयार हो गए। लेकिन विपदा ने देवकुमार बाबू के जाने से पहले ही अपना तांडव दिखा दिया। हाबुल को सिगरेट पीने की आदत थी। उसकी माचिस संभवतः खाली हो गई थी, इसलिए उसने अपनी माँ की माचिस से कुछ तीलियां निकालकर अपनी माचिस में रखी और घूमने निकल गया। और देवकुमार बाबू ने विज्ञान के महासमुद्र में मंथन कर बड़े यत्न से जो रत्न पाया था, उन्हें लगा कि वह उनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि होगी। उन्हें जरा भी संकेत न मिला कि वास्तव में उनकी उपलब्धि इतनी जहरीली और विनाश में घातक साबित होगी। उनके द्वारा निर्मित जहर की चिंगारी उन सबको स्वाहा कर देगी जो उन्हें जीवन में प्यारा था। व्योमकेश ने गहरी सांस ली और चुप हो गया। कुछ पल मौन रहकर मैंने ही पूछा, अच्छा ये तो बताओ, तुम्हें कब शक हुआ कि देवकुमार बाबू ही अपराधी हैं? जिस समय मुझे पता लगा कि उन्होंने 50,000 रुपए की बीमा पॉलिसी ली है, उससे पहले तो यह भी नहीं सोचा था कि रेखा की हत्या के पीछे कोई उद्देश्य भी हो सकता है, क्योंकि उसकी हत्या से किसी को क्या फायदा होना था और किसी के मार्ग में वह कोई बाधा भी नहीं पहुंचा रही थी। और यह भी ना सोच पाई कि रेखा हत्यारे का लक्ष्य क्यों हो सकती है। लेकिन एक बहुत ही छोटा सा सूत्र मुझे अन्यंत्र मिल गया। जब रेखा के पोस्टमार्टम से कुछ तथ्य नहीं मिला तो मेरे सामने एक ही संभावना रह गई, और वह थी कि जिस जहर से रेखा की मृत्यु हुई उसकी जानकारी अभी तक वैज्ञानिक जगत को नहीं हो पाई है। अर्थात ये कोई नया आविष्कार है। तुम्हें याद है देवकुमार बाबू का दिल्ली का भाषण? उस समय हम लोगों ने उसे एक असफल वैज्ञानिक का प्रलाप कहकर मजाक बनाया था। हमें क्या पता था कि वह एक कर्मठ वैज्ञानिक की विलक्षण खोज का संकेत है, क्योंकि उनके भाषण में आविष्कार से संबंध कुछ संकेतों का जिक्र भी शामिल था। जो भी हो, सवाल यह है कि यह आविष्कार किसके हाथों हुआ। दृश्य में दो ही वैज्ञानिक थे, पहले डॉक्टर रुद्रा और दूसरे देवकुमार बाबू। इसमें डॉक्टर रुद्रा चूंकि डॉक्टर थे, इसलिए शक उन पर जाता है, क्योंकि किसी जहर के लिए उनकी पहुंच आसान थी। दूसरे आविष्कारकर्ता यदि देव बाबू हैं तो वह क्यों अपनी ही पुत्री को जहर देंगे? इसलिए शक डॉक्टर रुद्रा पर टिकता था। फिर भी मेरा मन इस धारणा पर स्थिर नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर रुद्रा एक नीच व्यक्ति थे, किंतु क्या केवल इसलिए रेखा की हत्या कर सकते थे क्योंकि उनके लिए उनका बेटा उनसे विमुख हो गया था? और मान भी लें कि वह चाहते भी रहे हों, पर वह रेखा तक कैसे पहुंच सकते थे? वे किसी के घर में जहर कैसे ले जा सकते थे? रेखा और मनमत आपस में मिला करते थे, छत पर एक दूसरे को चिट्ठियां फेंका करते थे, लेकिन इसकी जानकारी डॉक्टर रुद्रा को कहां थी? दिमाग के किसी कोने में यही धारणा पल रही थी कि हत्या किसी जहरीली गैस से हुई थी। जरा सोचो, रेखा के हाथ की उंगली में जली हुई तीली थी और दूसरी मुट्ठी में माचिस की डिबिया। इसका सीधा सा अर्थ है कि मृत्यु उसके माचिस जलाते ही हुई है। ये मात्र इत्तेफाक हो सकता है या फिर माचिस के घिसने और उसके बाद की घटना में कोई लिंक हो सकता है। देवकुमार बाबू ने भी बहुत सतर्कता बरती थी। इन्होंने मैच बॉक्स में केवल एक ही जहरीली तीली रखी थी, जिससे कि यदि शेष तीलियों की जांच की जाए तो कोई सबूत नहीं मिल पाए। मैं जो माचिस लाया था उसमें मैंने अन्य तीलियों की जांच की तो कुछ नहीं मिला। हाबुल के केस में भी माचिस में केवल एक ही जहर की तीली थी, लेकिन भाग्य की क्रूरता देखो, पहली ही तीली को उठाया और वही जहर की निकली। अजीत, तुम लेखक हो, तुम्हें इसमें कुछ सीखने का पार्ट नहीं दिखाई देता? जिस दिन मनुष्य ने दूसरे के संहार के लिए जिन शस्त्रों का आविष्कार किया, उसी दिन उसने उन्हीं शस्त्रों द्वारा स्वयं के विनाश की इबारत भी लिख ली।
जिस प्रकार दुनिया में चोरी छुपे जिन विनाशकारी शस्त्रों का आविष्कार किया जा रहा है, वही एक दिन पूरी मानव जाति का भी नाश कर देंगे, उस राक्षस की तरह जो ब्रह्मा की कल्पना से ही पैदा हो गया था, जैसे फ्रैंकस्टीन जो अपने ही जन्मदाता को खा गया। क्या तुम ऐसा नहीं सोचते? रात के अंधेरे में मैं ब्योमकेश को ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन यह ज़रूर लगा कि उसके विचार वास्तव में आने वाले कल के लिए भविष्यवाणी हैं। तो यह थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और हाँ, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए।